स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नाटो की एक लिटमस टेस्ट है, एक टेस्टिंग ग्राउंड शुरू हो गया है नाटो के लिए। क्यों शुरू हो गया है? क्योंकि रशिया के ड्रोन्स पाए गए हैं सर्विलेंस करते हुए पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड ने अपने मिलिट्री को स्क्रैम्बल किया, अपने एयर बेसेस को स्क्रैम्बल किया सो दैट कि कहीं फ्यूचर में अटैक ना हो जाए। नाउ द पॉइंट कम्स, नाटो अभी तक बाहर रहा, बिल्कुल भी यूक्रेन का साथ देने से पीछे हटता रहा, बिकॉज यूएस ने कहा कि हमने वर्ल्ड में यूक्रेन की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक पैरेलल भी ड्रॉ करेंगे हम इजराइल के साथ कि क्यों यूएस इजराइल का साथ देता है लेकिन यूक्रेन का साथ नहीं देता है। ऐसा क्यों हुआ कि पुतिन, रशिया ने अभी अभी टेस्ट करना चाहा नाटो की स्ट्रेंथ को, नाटो की जवाबदेही को, कि नाटो क्या रिस्पॉन्ड करेगा अगर यूरोप में किसी देश पे हम अटैक कर देते हैं। और पोलैंड की हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, पोलैंड एक फर्टाइल ग्राउंड है जहां से शुरुआत की जा सकती है। और रशिया ने एक टेस्ट करके देखा कि नाटो का जवाब क्या आता है। क्या सिर्फ कंडेम करके छोड़ दिया जाएगा? पहले क्रेमलिन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, और अब क्रेमलिन ने कहा, मॉस्को ने कहा कि यह है गलती से हो गया, अनइंटेंशनल था। क्या अनइंटेंशनल ड्रोन्स पोलैंड में पहुंच गए? 2022 में शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर, और अब वो डोर स्टेप पे खड़ा है नाटो के, एंड रशिया इज सेइंग नॉक नॉक नाटो। नाउ द पॉइंट कम्स, हमें समझना पड़ेगा यूरोप के बारे में भी। बहुत देर से, 6 महीने से आप देखेंगे, ट्रंप ने क्लियर कट कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ कि हम यूरोप को, आप नाटो के नाम पर आउटसोर्स कर दो पूरी सिक्योरिटी को। और हम सारे देशों को देखेंगे किस तरीके से उन्होंने 1 से 2% अपने देश की जीडीपी, जो अपना बजट एलोकेट कर रहे हैं, उन्होंने स्पेंड करने की कोशिश की है मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए। यूरोप फिर से रीमिलिटराइज हो पा रहा है, तो क्या यूरोप भी भरोसा नहीं कर पा रहा है नाटो पे? हम इन सब चीजों को समझते हैं। माई सेल्फ अंकुर त्रिपाठी, लेट्स एनालाइज इसके रिपरक्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। So what has happened? आप देखिए यहां पर, recent attack on Poland, multi-axis Russian attack on Ukraine, reportedly 415 drones and 40 missiles. कुछ drones जो हैं strayed into deliberately entered Polish airspace. पोलैंड के एयर स्पेस में कुछ ड्रोन्स चले गए। आप न्यूज में, मीडिया में लगातार देख रहे होंगे, उन ड्रोन्स के पीसेस कलेक्ट किए गए हैं, एनालिसिस हो रही है कि ये गलती से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, September 9-10 Russian drones allegedly made incursions into Polish airspace. पोलैंड में जाते हैं। अब पोलैंड सोच रहा है कि हम क्या करें। नाटो ने कंडेम भी किया इसको, बट नाटो ये कह रहा है कि हम इन्वोक करेंगे आर्टिकल 4 को, और हम अपने सारे एलाइज को, सारे दोस्तों के साथ पूछा जाएगा कि करना क्या चाहिए, हमें जवाब देना है, किस प्रकार का जवाब देना है, और अगर ऐसा दोबारा होता है तो क्या करना है। The recent attack on Poland, Polish F-16 fighter jets, F-16 supported by Dutch F-35s, Dutch F-35s, Italian AWACs, यानी कि जो उनके एयर स्पेस को गार्ड करने वाले रडार्स हैं, नाटो के टैंकर्स हैं, शॉट डाउन मल्टीपल ड्रोन्स ओवर पोलैंड। तो यह भी माना जा रहा है कि रशिया ने कोशिश की कि अगर हमारे ड्रोन्स जाते हैं तो क्या नाटो सच में तैयार है। तो थोड़ी तैयारी देखने को भी मिली और उनको गिरा दिया गया। नाटो सेज इट स्क्रैम्बल्ड फाइटर जेट्स शॉट डाउन रशियन ड्रोन्स ओवर द पोलैंड। तो नाटो यह भी कह रहा है कि हम काबिल हैं, हम अटैक रोक लेंगे रशिया का, लेकिन क्या रिटेलिएटरी मेजर्स लिए जाएंगे, या क्या रशिया डायरेक्टली अटैक करना चाहता है नाटो पे? तो अब बात थोड़ी आगे बढ़ चुकी है यूक्रेन से। अब सवाल यह नहीं है, आपने देखा अलास्का मीट में क्या हुआ, अलास्का मीट का कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया, जो ट्रंप बाकी देशों के साथ बैठ करके कहते हैं कि यस, हमने यहां पर शांति ले दी, हमने यहां पर डेमोक्रेसी ले दी। तो यूएस जो है फेल होता हुआ दिख रहा है अपनी डिप्लोमेसी में, बहुत क्लियर फेलियर दिखाई दिया। यूक्रेन वॉर में वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। जब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कह रहे थे कि जब वॉर शुरू हुआ था तो मैं पावर में नहीं था, नहीं तो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंस रशिया कुड नॉट हैव अटैक्ड यूक्रेन, उन्होंने क्लियर कट कहा था। और आज अलास्का मीट के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। रैदर ये देखने को मिल रहा है कि रशिया इज गोइंग टू अटैक नाटो।
नाउ मॉस्को डिनाइड टारगेटिंग पोलैंड। उसने क्लियर कट कहा कि हमारा पोलैंड कोई टारगेट नहीं था। डेफिनेटली हम यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑफ यूरोप, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑफ यूएसए। हम अटैक कर रहे हैं यूक्रेन को और हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मान लिया जाए तो हम ये अटैक भी रोक देंगे, ताकि जो जो टेरिटरीज हैं यूक्रेन की वो हमको मिल जाए और यूक्रेन और नाटो ये गारंटी दे कि कभी भी यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम यह है कि सारे जो एलाइज हैं, सारे देश हैं, वो कहते हैं कि किसी भी एक देश पर अगर अटैक होता है तो इसका मतलब है कि वो हम सब पर अटैक है। इसको इस तरीके से लिया जाएगा। ओके, क्लेमिंग इट्स रेड फोकस्ड ऑन वेस्टर्न यूक्रेन। वेस्टर्न यूक्रेन को हम फोकस कर रहे थे और गलती से ऑफिशियल्स कॉल्ड द इनकर्जन्स अ प्रोवोकेशन। एक प्रोवोकेशन है जिसको रशिया ने क्लियर कट कहा, आपको दिख रहा है, पुतिन हैज सेड इट वाजंट इंटेंशनल। इंटेंशनल नहीं था, बट नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा, स्टेटेड दैट न्यूमरस रशियन ड्रोन्स वायलेटेड पॉलिश एयर स्पेस एंड दैट नाटो एयर डिफेंसेस वर एक्टिवेटेड एंड सक्सेसफुली इंश्योर्ड द डिफेंस ऑफ अलाइड टेरिटरी। तो क्या नाटो सिर्फ डिफेंड करेगा? क्या नाटो सिर्फ रोक के रखेगा रशियन अटैक को? तो इसका मतलब यह है कि न वो यूक्रेन का साथ देने वाले हैं, न वो जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं रशिया के ऊपर। और एक और सवाल हमें समझना होगा, जिसको मैं लास्ट तक आपको ले जाकर के बताऊंगा, कि रशिया अभी क्यों अटैक कर पा रहा है नाटो पे। वाई रशिया, ये टाइम क्यों चूज किया उसने? ऐसा क्यों हो पा रहा है कि अभी रशिया को एक कॉन्फिडेंस है कि हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं नाटो की कैपेबिलिटीज को? ऐसा क्यों होता है ये भी हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि यूरोप का मूड क्या है। यूरोप का मूड है फ्रेजाइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस में क्या हो पा रहा है, वहां पे जर्मनी में क्या हो पा रहा है। जर्मनी तो अपनी एनर्जी सोवरिटी उन्होंने बेल आउट कर दी है रशिया को। नॉर्ड स्ट्रीम गैस 2 पाइपलाइन से जो उनके गैस मिल रही है, उसी एनर्जी पे उनका काम चल पा रहा है। तो जो यूरोप है इस समय बहुत वीक है, ओवरऑल यूरोप। और यूरोप को आपने देखा कि बहुत ज्यादा आर्म्स एंड एमिनिशंस खरीदने पड़े यूएसए से। तो कहीं ना कहीं यूरोप को ये समझ में आ रहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं यूएसए पे, हम अपनी एक डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यूरोप भी अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसने बिल्ड की थी। जो बहुत सारी कंपनीज अब ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई हैं, बोफोर्स, पियाजियो, ये पहले डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती थी, मिलिट्री के गन्स, आर्टिलरीज, टैंकर्स बनाती थी। अब ये ऑटोमोबाइल्स में जा चुकी थी, लेकिन अब ये फिर से अपने आप को मिलिटराइज करने वाला है यूरोप। सो फ्रांस में आपने देखा, saw the nationwide block everything actions with hundreds of arrests and major disruptions. A first big stress test for the new government over there. Hundreds arrested for block everything. France में एक political instability created है। उसके साथ साथ fragile at home. Germany continues to witness large protest waves from anti-extremist mobilization to pro-Palestine demonstrations. वहां पर भी समस्याएं हैं। फ्रांस एंड जर्मनी एक सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरोप के लिए, और जब ये दोनों वीक हैं तो पूरा यूरोप वीक है। अलायंसेस कोहेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट समवेयर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आर काम। इन लोग की वजह से अगर ये दोनों देश वीक हैं, आपको पता है फ्रांस से हमने भी दसॉल्ट लिया था, ओके, दसॉल्ट कंपनी से हमने रफाल लिया, तो ये बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स बना पाते हैं। अगर ये वीक पड़ जाएंगे तो पूरा यूरोप वीक पड़ जाएगा, नाटो वीक पड़ जाएगा। इज एन अटैक ऑन पोलैंड एन अटैक ऑन नाटो? क्या हम ये मान सकते हैं कि रशिया ने नाटो पे अटैक कर दिया? तो ये कहना अभी गलत होगा। रशिया हैज नॉट अटैक्ड नाटो, लेकिन जरूर वो नाटो की कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है। सो एन अटैक अगेंस्ट वन इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। अगर आपने किसी एक अलाई देश को अटैक किया, मतलब आपने पूरे नाटो को अटैक किया। ये इनकी फिलॉसफी है। सवाल यह भी है कि इस फिलॉसफी के तहत तो नाटो को अटैक कर दिया जा चुका है, भले वो अनइंटेंशनल अटैक था। तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, हम उनको समझेंगे। नाटो इस चीज को अटैक कब मानेगा और इसका जवाब कब देगा? तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 को हमें समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 4 कहता है कंसल्टेशन। जब भी कभी ऐसी समस्या आए कि कोई दुश्मन देश हमारे टीम मेंबर को, हमारे नाटो के एलाइज को अटैक करता है, तो हम पहले समझेंगे किस तरीके का अटैक है। उसके लिए एक प्रोपोर्शनेट मेजर पे हम रिप्लाई देंगे। तो क्योंकि रशिया ने कह दिया कि ये अनइंटेंशनल था, गलती से हुआ था, तो शायद इस पे ज्यादा बात आगे ना बढ़े। आर्टिकल 4, अर्जेंट कंसल्टेशंस व्हेन अ मेंबर फील्स थ्रेटेंड।
नाउ इन्वोक्ड बाय पोलैंड। पोलैंड को थ्रेटनिंग फील हो रही है, प्रोवोकेशन फील हो रहा है और उसे यह डर लग रहा है कि दोबारा रशिया अटैक करेगा। तो वो कह रहा है पोलैंड की हमें कंसल्टेशन करने की जरूरत है। इस कंसल्टेशन के बाद जो सारी मेंबर कंट्रीज है वो मिलकर एक डिसीजन लेती हैं। आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस इफ एन आर्म्ड अटैक इज डिटरमाइंड इन्वोक्ड ओनली वंस इन नाटो हिस्ट्री। अपने आप कोई नाटो जवाब नहीं देगा, पूरा नाटो ऑटो ट्रिगर नहीं हो जाता है, ठीक है। हर एक कंट्री डिसाइड करेगी व्हाट एक्शंस इट डीम्स नेसेसरी विच मे इंक्लूड फोर्स। हमें पूरा अटैक करने की जरूरत नहीं है, हम बातचीत करके समझेंगे कि कितना हमें रिटेलिएटरी मेजर लेना है। तो क्या कभी नाटो इन्वोक भी हुआ था? कितनी बार इन्वोक हुआ था? क्या सारे देशों ने मिलकर कभी जवाब देने की कोशिश भी की? तो हमें इसका आंसर भी मिलेगा बहुत जल्दी। नाटो आर्टिकल 4, ठीक है, पोलैंड एयर स्पेस में हो गया। वेदर इट रेजेस टू आर्टिकल 5 डिपेंड्स ऑन द एलाइज। वो सारे एलाइज मिलके ही इसको समझेंगे। इसका जवाब मिलता है 2001 में। 2001 में जिसको हम कहते हैं 9/11 अटैक, जब यूएस सॉइल पे अटैक होता है तो नाटो इन्वोक किया जाता है आर्टिकल 5 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड फॉर द वेरी लास्ट टाइम। अब तक की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार इन्वोक होता है आर्टिकल 5, और ये कब इन्वोक होता है? जब यूएस पे डायरेक्ट अटैक होता है। तो आपको समझना होगा कि नाटो का मतलब बैकग्राउंड फोर्स जो आती है वो यूएसए से आती है। अगर नाटो कोई अटैक करने जा रहे हैं तो उसका मतलब यूएसए का इन्वॉल्वमेंट साइना क्वा नॉन है। यूएस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आपको इसका बैकग्राउंड ये भी समझना पड़ेगा, क्या यूएस चाहता है अटैक करना रशिया पे? अगर यूएस नहीं चाहेगा अटैक करना रशिया पे तो नाटो विल नॉट रिप्लाई। Point is, invocation of Article 5. NATO invoked Article 5 for the first and only time in its history after 9/11 terrorist attack against the United States. So United States जहां पे बात करता है अपने इंटरेस्ट की, अमेरिका फर्स्ट की, तो अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने मिलिट्री इंटरेस्ट को भी बहुत ऊपर रखता है। जहां पे हमने यूरोप में देखा किस तरीके से वो बाकी यूरोपियन देशों के साथ पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा था हमको। तो फर्स्ट ऑपरेशन आउटसाइड नाटो लॉन्च्ड यूरो अटलांटिक एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स, उस समय लॉन्च किया गया था। क्या नाटो एक्चुअली में भी एक्टिव है? क्या नाटो सच में एक्टिव है? 2022-25 में यूक्रेन वॉर में नाटो हैज हाईली एक्टिव डिफेंसिवली फॉरवर्डेड। उन्होंने कुछ भी खास किया नहीं, बहुत डिफेंस के तरीके से क्रिटिसाइज करते रहे वो कि गलत है हमारा, यूक्रेन पे अटैक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ भी बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं करके दिखाया वहां पर, क्योंकि यूक्रेन पार्ट नहीं है नाटो का। ये उनको डिफेंस लाइन मिल रही थी अब तक। आज वो डिफेंस लाइन ब्लर हो चुकी है, वो डिफेंस लाइन खत्म हो चुकी है। नाउ इट इज ऑन द नाटो इटसेल्फ। उन्होंने ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे ईस्ट में, रोटेटिंग एयर पेट्रोल्स, एयर मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए। देयरफॉर डेफिनेटली जब पोलैंड के ऊपर अटैक होता है ड्रोन्स का तो वो रोक भी पाए। दैट वॉज अ गुड थिंग। बट इफ नाटो डज नॉट रिटेलिएट, सवाल दो हैं हमारे पास, या तो नाटो रिटेलिएट करेगा या तो नाटो रिटेलिएट नहीं करेगा। अगर नाटो ने रिटेलिएट नहीं किया, सिर्फ कंडेम कर दिया, तो उसके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठेंगे। नो एस्केलेशंस, अगर कोई भी एस्केलेशन नहीं होगा रिस्पांस में, मॉस्को को लगेगा, रशिया को लगेगा कि हमारी जीत हो गई, हमें परमिशन मिल गई कि हम वेस्टर्न यूक्रेन तक, या हम पूरे यूक्रेन को अपना कह सकते हैं, पूरे यूक्रेन को भी अपना कह सकते हैं। तो भी नाटो या यूएसए या यूरोप कुछ भी नहीं कहेगा, दुनिया में कोई भी देश और कुछ नहीं कहेगा। तो यूक्रेन का जो एग्जिस्टेंस है, यूक्रेन की जो फ्रीडम है, वो और खतरे में आ जाएगी। एक तरीके से रशिया के लिए विन विन सिचुएशन कहा जाएगा इसको। ओके, पॉइंट इज, अगर नाटो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करता है तो जो डेटरेंस था वो खत्म हो जाएगा नाटो का। क्रेडिबिलिटी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 5, जो बाकी देश, यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो के मेंबर्स हैं, जो सिर्फ इस बात के साथ अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर रहे हैं कि कोई भी मिलिट्री प्रॉब्लम हुई, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, तो नाटो को तो हमने कहा हुआ है हम नाटो के मेंबर हैं। पॉइंट इज, आर्टिकल 5 के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएंगे। जो उनके एलाइज है, जो उनके दोस्त हैं, उन मेंबर्स को भी डाउट होगा नाटो की क्रेडिबिलिटी पे। सो आप देखोगे न्यूज में, मॉडर्न डिप्लोमेसी में, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, द नाटोज 5% गैम्बल एंड द फ्रेजाइल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो वो फ्रेजिलिटी ऑफ नाटो निकल के आएगी। जिस नाटो को बनाए इस थॉट प्रोसेस से गया था, वो भी खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो यूक्रेन का बर्डन बढ़ जाएगा, जो
अपना यूक्रेन है, कीव, वहां पर उसको और ज्यादा प्रेशर फील होगा रशिया से। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यूक्रेन की जो फ्रीडम थोड़ी बहुत भी लेने की कोशिश है, यूक्रेन इज रेडी कि हम उतना पार्ट दे भी सकते हैं डॉनबास रीजन तक, बट वो भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। एक और चीज हो सकती है कि अगर नाटो रिटेलिएट कर दे, नाटो कहे कि नहीं, हम जो है बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, जो यूक्रेन के इधर जो भी टेरिटरी में अगर आप आते हो, जो भी मेंबर है नाटो का, उसको अटैक करते हो, तो वो एस्केलेशन यूरोप में बढ़ता हुआ जाएगा और एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यूरोप अपने आप को मिलिटराइज करना स्टार्ट कर चुका है। और आप देखे होंगे कि वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से यूरोप का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में। सो टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स की वजह से एक स्टैंड ऑफ क्रिएट हो जाएगा ईस्ट वर्सेस वेस्ट का। एक सवाल और उठेगा अभी भी कि क्यों जो है रशिया ने अभी अटैक किया। एक स्ट्रेस टेस्ट लेकर के कोशिश की कि अलायंस कोहेशन स्ट्रेस टेस्ट, कि कितना ज्यादा कोहेशन है सारे देशों में, क्या नाटो मेंबर सच में एक साथ आना चाहते हैं, इतने सारे मेंबर्स हैं। और एक यूक्रेन को एक सबक देने की कोशिश की कि यूक्रेन को पता चलना चाहिए कि सिर्फ नाटो का मेंबर बन जाने से ही कोई फायदा नहीं होगा, डोंट इवन थिंक ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ नाटो। इसको कहने का तरीका उन्होंने अलग तरीके से अपनाया। रशिया ने कहा कि हम एक नाटो के मेंबर को भी अटैक कर देते हैं और हम कहते हैं कि गलती से अटैक किया था, तो नाटो रिप्लाई नहीं देगा। सो इकोनॉमिक शॉक एंड एनर्जी क्राइसिस, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है, अगर कोई भी यूएस या यूरोपियन फोर्सेस आगे ले जाकर के इकोनॉमिक सैंक्शंस को और बढ़ाते हैं, तो आपको पता है रशिया को सपोर्ट किसका है, इंडिया का है, इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि हम डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। तो यूएस ने एक तरफ से कोशिश की थी इकोनॉमिक सैंक्शंस इंडिया पे लगाने की बाय प्रोवाइडिंग द टैरिफ्स। इंडिया ने नए ब्रिजेस बनाए, नए अलायंसेस किए, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी हम जुड़े और हम ट्रेड के लिए और नए नए रास्ते, नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो यूक्रेन, जहां से हम कहते हैं स्टेपीज, जहां से बहुत ज़्यादा वीट मिलता है सबको, तो वहां पर आपका फूड बाउल जो है, जो वीट बाउल है, वो कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इकोनॉमिक शॉक और एनर्जी क्राइसिस, रशिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली एक तरीके से हम चेंज होते हुए देखेंगे। तो दैट विल क्रिएट अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर नाटो इस चीज को वॉर की तरफ लेके जाता है। लेकिन नाटो का जाने का मतलब है कि यूएसए हैज टू जंप इन। बिना यूएस के ये चीज नहीं होगी। और वो जो कोल्ड वॉर पीरियड था, कोल्ड वॉर पीरियड को दोबारा देखा जा रहा है, ये एक यूएसए वर्सेस रशिया मैच की तरह बन जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट नाटो इनटू रशिया यूक्रेन वॉर, दिस इज लाइक यूएस इनटू रशिया यूक्रेन वॉर डायरेक्टली। आर्टिकल 5 डज नॉट लीगली कंपेल द वॉशिंगटन टू यूज फोर्स, बट it obliges the US to take such actions as it deems necessary। तो एक यूएस की मजबूरी बन जाएगी कि किसी न किसी तरीके से उसको अटैक करना ही पड़ेगा और उसको अपने पूरे के पूरे बटालियन को, आर्मी को, F-16 को, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को उतारना पड़ेगा। नाटो फाइनली एंटर्स द वॉर। दो हैं सवाल हमारे पास, नो एंड यस। इसके पहले एक क्वेश्चन अगेन, आपको पता होगा 1 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री टियानजिन में थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, और वहां पर जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देश आए, मिले, और वहां पर आपको दिखेगा एक यूरेशियन ब्लॉक था, एससीओ इज एन यूरेशियन, है ना। वहां पर रशिया भी था, इंडिया भी था, चाइना भी था। बाद में क्या हुआ, वहां पर बुलाया गया नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को भी। इंडिया वहां से प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां पर एक एंटी वेस्ट अलायंस दिखता हुआ मिला, जहां से रशिया को बहुत क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं कि अगर वो वेस्टर्न देश पे अटैक कर भी देते हैं तो एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, जिसका इंडिया डायरेक्टली पार्ट तो नहीं है बट इकोनॉमिकली सपोर्ट जरूर कर रहा है। और चाइना और यूएसए दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर एंड टेरिफ वॉर्स में इन्वॉल्व रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट रशिया को मिलेगा। सो जो डिस्प्ले हो रहा है पूरा जो चेस बोर्ड पे जियोपॉलिटिक्स में, वो ये क्लियर कट है कि नाटो अगर जंप इन करता है, रिटेलिएट करता है, मेजर्ड एक्शंस लेता है, तो डेफिनेटली इट विल बी वेस्ट वर्सेस ईस्ट, इट विल बी रशिया वर्सेस यूएसए। तो यहां पर ग्लोबल जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, उसके रिपरकशंस बहुत लार्ज है। सो मच सो दैट कि वो वर्ल्ड वॉर 3 की
तक भी एस्केलेट हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर में कहा जाए तो नाटो फाइनली एंटर्स द वॉर, नो नॉट इन अ लीगली बेलिग्रेंट सेंस कि वॉर में नहीं आया, उसने कंडेम किया। और यस बोला जाए तो एक प्रैक्टिकल रिस्क जरूर रख दिया कि हां आ सकते हैं, अगर ये इंटेंशनल अटैक होता रशिया का तो डेफिनेटली हम आ सकते हैं। सो एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट इन द कमेंट बॉक्स। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई वुड लाइक दैट कमेंट। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। स्टडी IQ के सारे कोर्सेज अभी बहुत लोएस्ट प्राइसेस पे मिल जाएंगे अगर आप यूज़ कर लोगे कोड ART लाइफ, और ये प्राइसेस हाइक हो जाएंगे हमारे 12 सितंबर से रात को 11 PM के बाद। आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाइए। UPSC, ऑप्शनल, स्टेट PCS एंड जुडिशरी। आपको कोई डाउट है कोर्स लेते समय कि किस तरीके से हम 2027, 2028 की प्रिपरेशन कराएंगे एक प्लान्ड मैनर में, कैसे मेंटोरशिप मिलेगी, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7303212303 से डेफिनेटली। और मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड करंट अफेयर्स ओवर देयर। सो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स की नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से पढ़ें। तो वो करंट अफेयर्स भी जैसे आप स्टैटिक पढ़ते हो बेटा, उसका एक बैकवर्ड लिंकेज है, एक बेस है। उसके लिए आप क्या करो, एक गिव अवे प्राइस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस पे, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लास्ट 1.5 ईयर्स का हाई यील्डिंग टॉपिक्स का करंट अफेयर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नॉट बहुत ज़्यादा, बस 25 से 30 घंटे के क्लासेस हैं उसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक्स में से 18 क्वेश्चंस आए 2025 प्रीलिम्स में। जी हाँ, 2025 प्रीलिम्स में। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाइड है, इंटीग्रेटेड मैनर में है। आपको हैंडआउट्स मिलेंगे PPTs के फॉर्म में, उसको इमर्सिव तरीके से आप पढ़ सकते हो। जब आप ये कर लेते हो फिर आपकी करंट अफेयर्स की कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप कभी भी मिस नहीं करोगे, कोई न्यूज़ में आर्टिकल आता है तो आप इजिली रिलेट कर पाते हो उसके साथ। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।